नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने कुरकुरे बैच डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के मैथ महामैराथन में। साथियों, यह आज का छठा महामैराथन सीरीज है जो कि अगर आप शुरू से फॉलो कर रहे हैं 6 सीरीज और प्लस ये ऐसा नहीं कि केवल 6 सीरीज ही हम महामैराथन पहली बार लगा रहे हैं। महामैराथन 2 से 3 बार लग चुका है और यह स्पेशल है आउट ऑफ सिलेबस का। तो आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से करिए और जो भी पिछले जो सेकंड सेमेस्टर के हैं उनसे कह देंगे भाई सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर के सारे मैथ के क्लास और साइंस के क्लास खत्म हो चुके हैं, आप लोग देख लीजिए। और डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के मैथ के क्लास तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से खत्म किया गया है। और अगर बात करें साइंस का और एसएसटी का, वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से फुल सिलेबस आपका फिनिश किया गया है। अगर आप देख लेते हैं तो शायद ही ऐसा हो कि आप यूपीटेट भी सीटेट भी न बीट कर पाएँ। तो इस तरह से पढ़ाया जा रहा है यहाँ पर कि आगामी सारे एग्जाम्स को देखते हुए, क्योंकि भाई डीएलएड बेस होता है, इसको अच्छे से पढ़ लिया जाए तो यूपीटेट सीटेट हलवा लगने लगेगा, है ना। तो बस वही है। और आप लोग से रिक्वेस्ट है भाई, आप लोग शेयर नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं करते भाई, क्योंकि आपके सर पे एग्जाम है और आप लोग शेयर कर देंगे, उनका भला करेंगे तो वो आपस जो खुद न सोचेंगे कि हाँ हमें कहीं अच्छे प्लेटफॉर्म पर आए हैं जहाँ पर सारी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। और मैथ में तो नाम मतलब भूल जाइए कि बैक लगता भी है कि नहीं लगता है ना, ये सब भूल जाना है। बहुत बेस्ट तरीके से तैयारी करिए। और आज हम लोग पढ़ेंगे भाई जो क्यूब है, क्यूबॉइड है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपका लगभग 15वां नंबर का क्लास 15, 16, 17, 18। तो एक क्लास 18, 19 वाला लास्ट में हम रख लेंगे और आज 3 चैप्टर को हम फिनिश करेंगे। चलिए पहले बेसिक कर लेते हैं। पूरा 2D और 3D डायग्राम जितने भी हैं 2D 3D मेंसुरेशन में सारे के सारे फार्मूलाज को हम लोग एक बार देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं स्क्वायर। देखिए ये स्क्वायर है। स्क्वायर में आपको पता है भाई, स्क्वायर में चारों के चारों भुजाएं बराबर होते हैं। इसमें जो दो विकर्ण होते हैं, दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं और आपस में बराबर बराबर बांट देते हैं अपने आप को काटकर। यह संलग्न भुजाएं होती हैं। संलग्न भुजा 90 डिग्री पे कटती हैं, याद रखेंगे। और चारों भुजाएं बराबर होते हैं, जिसकी सारे भुजाएं ए हमने मान लिया। अगर पूछा जाए इसमें एरिया कितना होगा तो एरिया बता देंगे सर भुजा गुणे भुजा यानी कि ए का स्क्वायर। अगर बात करेंगे परिमाप यानी कि पेरीमीटर की बात करेंगे, परिमाप तो परिमाप कहेंगे, परिमाप का मतलब चारों भुजाओं का एडिशन, तो कितना हो जाएगा 4a हो जाएगा। अगर विकर्ण की बात करेंगे तो विकर्ण आप सिंपल सा बता देंगे सर जी, विकर्ण जो होगा वह हो जाएगा, यह एक ट्रायंगल अगर आधा काट दे तो ये a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर यानी कि कितना हो जाएगा रूट में 2 इंटू में a, यह हो जाता है विकर्ण। डायगोनल निकाल लेंगे। इसी प्रकार से सेम आयत भी होता है। आयत का भी हम इसी प्रकार से फॉर्मूला देख लेते हैं। आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं बराबर होती हैं, यानी कि ये बी होगा तो ये भी बी होगा। और इसके जो विकर्ण होंगे ये कभी एक दूसरे को 90 डिग्री पे नहीं काटते हैं, इस बात को भी याद रखना है आपको। और इसमें भी संलग्न भुजाएं 90 डिग्री पे काटते हैं, लेकिन यह जो है ना, यह बराबर बराबर तो बांटेंगे अपने आप को, लेकिन यह कभी 90 डिग्री पे नहीं काटते हैं। यानी कि जो इसका एरिया होगा बी, यानी भुजा गुणे भुजा ए इंटू बी होगा। परिमाप की बात कर लेंगे तो परिमाप कितना हो जाएगा, परिमाप बराबर हो जाएगा a प्लस बी प्लस ए प्लस बी, यानी कि 2 बार a आया है और 2 बार b आया है। इस प्रकार से परिमाप हो गया। अगर विकर्ण की बात करेंगे, विकर्ण का मतलब साफ साफ है कि विकर्ण मतलब अगर आपसे बोले कि इस पूरे चित्र में, ग्राफ में हम अगर सबसे बड़ा स्टिक लगाएं तो कितना बड़ा स्टिक बनेगा, मतलब यह वाला सबसे लंबा स्टिक होगा, इसी को विकर्ण यह निकालने के लिए आता है। तो बता देंगे इसमें हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये आपका विकर्ण होगा। इसी तरह सेम सर्कल का भी है प्रोसेस। सर्कल में क्या हो जाएगा, सर्कल में याद रखेंगे इनफाइनाइट डायमीटर होता है, यानी कि व्यास इनफाइनाइट होगा, जो कि मध्य बिंदु से होकर जाता है, केंद्र होता है। इधर वाला यह भी हमारा व्यास हो जाएगा, इनफाइनाइट व्यास होता है, इस बात को याद रखना। यही जो व्यास होता है यही सबसे बड़ा जीवा होता है किसी भी वृत्त का। जीवा का मतलब किसी भी दो वृत्त के किसी दो भी पॉइंट को टच करे, ठीक है, यह हमारा व्यास जीवा होता है। तो सबसे लंबी जीवा होती है उस वृत्त का व्यास ही होता है। व्यास यानी कि d कहते हैं, डायमीटर बराबर 2r होता है, यानी कि r बराबर होता है d/2 होता है। अब इसका आप फार्मूला याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं आपके एग्जाम में। अगर बात करेंगे इस पूरे सर्कल का एरिया क्या होगा, तो एरिया बराबर पाई r स्क्वायर होता है, इस बात को याद रखेंगे। सरकमफ्रेंस यानी कि आप इसका बात करेंगे भैया सरकमफ्रेंस कितना होगा, यानी परिमाप बता देंगे तो आप बता देंगे भैया परिमाप 2 पाई r होगा, इसका 2 पाई r होगा। इस पूरे सर्कल को आप देख रहे हैं साथी, अगर इसी सर्कल को हम आधा कर दें इस प्रकार से, ये सर्कल है, इस सर्कल में अगर हम इसको इसके त्रिज्य खंड से यानी त्रिज्या के अनुरूप काटें, तो इसे बोलते हैं, जो कटा हुआ छोटा भाग है इसे बोलते हैं त्रिज्य खंड। छोटा त्रिज्य खंड या बड़ा त्रिज्य खंड। लेकिन इसी वृत्त को अगर हम इस प्रकार से काट दें, ऐसे काट दें, ये जो त्रिज्या है, लेकिन इसी वृत्त को हम कैसे काट देते हैं, इस प्रकार से ऐसे काट देते हैं, तो यह वृत्तखंड कहलाता है। यह बड़ा वाला वृत्तखंड या छोटा वाला वृत्तखंड, तो इस बात को याद रखेंगे। यह प्रश्न भी बना है आपके एग्जाम में
कौन सा वृत्तखंड है, कौन सा त्रिज्यखंड है। अब इसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं। अर्धवृत्त का देख लेते हैं। अर्धवृत्त में देखिएगा, अगर अर्धवृत्त है तो अर्धवृत्त का एरिया क्या होगा, बड़े वाला वृत्त का है पाई आर स्क्वायर, इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा। अगर अर्धवृत्त की बात करेंगे, अर्धवृत्त में परिमाप की बात करेंगे, परिमाप यानी सरकमफ्रेंस की बात करेंगे, तो बता देंगे भाई कितना आ जाएगा। इसमें कितना है भाई, 2 पाई आर है। आप देख रहे हैं सर यह हमारा कितना है सर, पाई आर है, यह पाई आर और पूरा रहता तो 2 पाई आर, तो इसकी यह हमारा क्या केवल आर्क है, एक केवल चाप है, तो इस चाप को हमने बोला पाई आर। लेकिन इसमें त्रिज्या भी तो है, अगर ये सेंटर है तो इधर वाला आर हो गया, इधर वाला आर हो गया, यानी परिमाप में हम चारों भुजाओं मतलब सारे चारों तरफ जोड़ देते हैं, तो 2r प्लस पाई आर, 2r प्लस पाई आर हो जाएगा, यह हमारा परिमाप हो जाएगा। इस तरह से आप इसको छाप लीजिए जहाँ से प्रश्न बनते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं और भी आकृति का, जैसे अब ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। जो त्रिभुज है उसकी बात करते हैं। त्रिभुज में बहुत प्रकार के त्रिभुज हैं, उसमें आपसे पूछा जा सकता है, अगर नहीं भी आएगा तो भी आप अपनी कॉपी पे नोट कर लेंगे, जिससे कि सारे प्रश्न अभी हम कर सकें। चलिए त्रिभुज की बात करें तो नॉर्मल त्रिभुज जो होता है उसकी जो एरिया होती है नॉर्मल त्रिभुज का, ए बराबर यह बेस हो गया और यह हाइट हो गया, तो 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। लेकिन त्रिभुज भी कई प्रकार के होते हैं, 3-4 प्रकार के होते हैं जो जनरली पूछा जाता है एग्जाम में। एक समबाहु त्रिभुज होता है जिसके तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो तीनों भुजा बराबर यानी कि इसका एच पूछ लेता है, कभी आपसे हाइट पूछ लेगा, यह हाइट बताइए, तो कैसे निकाला जाता है इसको हमने बेसिक क्लास में बता रखा है, आप डायरेक्ट याद रखेंगे। अगर इसका हाइट पूछ लेता है, हाइट बराबर एक √3/2 इंटू भुजा होता है। लेकिन अगर एरिया पूछ लेता है तो एरिया यही वाला फार्मूला लगाएंगे, 1/2 गुणे बेस गुणे हाइट। अब हाइट आपने निकाल रखा है, बेस आपको पता है ए है, तो ए बराबर आप निकाल देंगे 1/2 गुणे बेस की वैल्यू ए है और एच की वैल्यू कितनी है, एच की वैल्यू यहाँ पर है √3/2 इंटू ए। तो यानी कि पूरा का पूरा अगर एरिया की बात करें तो एरिया कितना निकल के आ जाएगा, √3/4 इंटू ए का स्क्वायर, ये आपका एरिया हो जाएगा समबाहु त्रिभुज का। ठीक है भाई। अगर बात करेंगे कोई समान मतलब कि चाहे आपका समद्विबाहु त्रिभुज हो, समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर होती हैं, एक भुजा बराबर नहीं होता है, या फिर आपका विषमबाहु त्रिभुज हो, विषमबाहु में कोई भी भुजा बराबर नहीं होता है, ए बी सी होता है, तो दोनों को हम किस प्रकार से निकालते हैं इसका एक ही फार्मूला आप याद रखेंगे। एक तो परिमाप पहले निकाल लीजिए, 2s बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी, यानी कि अर्ध परिमाप कितना आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बटे 2 आ जाएगा। इसमें अगर पूछा जाए इसका एरिया निकालिए, तो एरिया निकालने के लिए आप इस वाला हीरोज फार्मूला यूज करते हैं। हीरोज फार्मूले में s इंटू यस माइनस एक भुजा, यस माइनस दूसरी भुजा, यस माइनस तीसरी भुजा, यह हो जाए इसका एरिया होता है। यही सेम आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, बस यहाँ पर एक बराबर हो जाएगा और सारी चीज़ें समान रहेंगी। ठीक है। इसी प्रकार से सेम 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री ट्रायंगल होता है। 90 डिग्री ट्रायंगल में आप एक चीज़ याद रखेंगे भाई, यह वाला सी है, अगर यह ए है या बी है तब तो हम यही फार्मूला यूज कर लेंगे, अन्यथा कंडीशन में अगर दोनों बराबर है या दोनों भुजा बराबर है तब भी हम यही फार्मूला यूज कर सकते हैं। लेकिन याद रखना ये 90 है तो 90 में हमको बेस चाहिए और क्या चाहिए, आधार चाहिए। बेस और आधार चाहिए, तो बेस और आधार वाला फार्मूला यहाँ पे हमको पता है भैया यही होता है। बेस क्या है हमारा, ए है और आधार भी हमारा ए है, तो उस कंडीशन में जिस कंडीशन में अगर समकोण त्रिभुज में समद्विबाहु त्रिभुज बन जाता है, समकोण में समद्विबाहु बन जाता है, दो भुजा बराबर होते हैं, तो उसका सिंपल सा फार्मूला होता है a²/2 होता है। ये किसका है, इस वाले का है। ठीक है ना, ऐसे इसको नोट कर लेंगे। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं थोड़ा सा 3D पर। भैया 3D और 2D में क्या अंतर है, कौन बता सकता है, बताओ। देखो 2D को हम बोर्ड पे मतलब कि एक तरह से प्लेन पे बना सकते हैं, लेकिन 3D को हम प्लेन पे नहीं बना सकते, यह सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस है, इसको याद रखेंगे। चलिए हम आ जाते हैं। अब देखिए, अच्छा वृत्त और गोले में क्या अंतर है ना, सभी लोग पूछते हैं भैया वृत्त और गोले में क्या अंतर है। भैया वृत्त गोल गोल होता है और गोला जो होता है गोला गोला होता है, यही अंतर है? नहीं, यह अंतर नहीं भैया। गोला जो होता है वह 3D होता है ना, उसको हम ले सकते हैं, हाथ में उठा सकते हैं, लेकिन वृत्त को हम बना सकते हैं, सिर्फ उसको उठा नहीं सकते, ना ही उसका फील कर सकते। कोई चीज़ बना दिए, मान लो ट्रायंगल हम क्या बना रहे हैं बताओ, तो अब छुओ बताओ क्या है, नहीं बता पाओगे ना भाई, प्लेन है पूरा का पूरा ना, इस तरह से। चलिए हम आ जाते हैं 3D पर। 3D पे सबसे पहले याद रखेंगे, 3D में जो भी 3D पोर्शन होता है वह 2D से ही निर्माण होता है। जैसे कि अगर आप स्क्वायर की बात करेंगे तो स्क्वायर से हमने क्या बना दिया, आप देख रहे हैं स्क्वायर से हमने बना दिया घन, क्या बना दिया, घन, क्यूब बना दिया, क्यूब घन बना दिया। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देख पा रहे हैं, हम स्क्वायर का जो एरिया निकालते थे क्या रहता था, यह नीचे वाला बेस वाले का एरिया, यानी कि अगर यह ए है और यह साइड इस भी इसका ए है, यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब इसमें ए होता है, भुजा बराबर होती है।
इसमें भी वही चीज़ है कि देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब इस तरह का देखा जाए साथी, यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 इधर और 4 इधर, 4 4 8, एक 10 11 एक 12, एक कितना हो गया 4 इधर हो गया, मतलब एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब 12 भुजाएं इसमें होती हैं, याद रखना है। और चोटी की बात करेंगे, पिक की बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 चोटियां होती हैं। ये चीज़ आप याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न भी बनते हैं आपके एग्जाम में। अब देखना है कि इसका एरिया क्या होगा, तो आपको सिंपल पता है भाई, इसमें जो बेस का एरिया होता है ए स्क्वायर होता है ना भाई, बेस का एरिया ए स्क्वायर, बेस का एरिया ए स्क्वायर हो गया। अच्छा एक मिनट रुक जाना, पहले इसका हम वॉल्यूम बता देते हैं। देखिए 3D में और 2D में एक और अंतर है, वॉल्यूम निकाल सकते हैं, वॉल्यूम आप आयतन निकाल सकते हैं 3D का, लेकिन 2D का आयतन आप नहीं निकाल सकते। सबसे पहले आयतन देख लीजिए। आयतन का बहुत सारे फॉर्मूला आते हैं, जैसे कि क्वेश्चन दे देगा यह 3D पोर्शन है, इसका एरिया दिया है, हाइट दिया है, तो बताइए आयतन क्या होगा। तो एरिया जो दिया है ना, यह एरिया, यह पूरा बेस का एरिया हम मान लेते हैं ए स्क्वायर हमको दिया है। अब हाइट भी तो इसका ए ही है, तो ए में गुणा कर दीजिए तो आ जाएगा ए क्यूब, यही इसका क्या होता है, आयतन होता है। ये चीज़ याद रखेंगे। लेकिन अगर आपसे पूछता है इसका एरिया बताइए, एरिया क्या हो जाएगा बताइए, इसका एरिया क्या होगा भैया, इसमें कितनी भुजा है, तो कहेंगे सर 6 भुजा है, 1 2 आमने सामने में तो 6 फलक है। जब 6 फलक है तो 6 फलक लिख लेंगे, और किसी एक फलक का एरिया जो होगा ए स्क्वायर होगा। इस प्रकार से 6a स्क्वायर हो जाता है किसी भी घन का एरिया। अब इस पूरे घन में अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा स्टिक रख दे, सबसे बड़ा छड़ रख दे, तो इस घन में कौन सा होगा, तो आपको पता है जितनी भुजा है, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है सब ए है, तो मतलब सबसे बड़ा स्टिक की बात करेंगे तो बता देंगे सबसे बड़े स्टिक की जो लंबाई होगी, इसमें यह फार्मूला है भैया, इसको नोट कर लेंगे। सबसे बड़ा स्टिक की जो लंबाई होगी वो कितना हो जाएगा, रूट में ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, यानी कि यह बाहर आ जाएगा ए स्क्वायर, यानी कि रूट में 3 इंटू ए, यही इसका फार्मूला हो जाएगा। ठीक है भाई। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग घनाभ के ऊपर। ये घन था, घनाभ देखिएगा, घनाभ का फार्मूला याद रख लेंगे। ये हमारा रेक्टेंगल से बनता है, रेक्टेंगल में चारों भुजाएं अलग अलग होती हैं, सॉरी तीनों भुजाएं मतलब आमने सामने भुजाएं अलग अलग होती हैं, और जिसको कि मतलब आमने सामने का सेम और दो भुजाएं अलग अलग, मतलब आमने सामने का अगर ए मानते हैं तो एक वाला बी, या फिर लेंथ ब्रेथ दोनों अलग अलग। अगर बात करें कि लेंथ इसका अगर एल है, अगर ब्रेथ इसका बी है, बी ब्रेथ है, और हाइट इसका हम मान लेते हैं भाई एच है, एच आ जाएगा। मतलब इसमें सब के सब अलग अलग हो गए। तो इसका जो एरिया होता है साथ ही सबसे पहले आपको याद रखना है बेस का एरिया क्या होगा। आप जिस रूम में खड़े हैं तो सरफेस का अगर एरिया देखेंगे तो लेंथ इंटू ब्रेथ है, इसी प्रकार से ऊपर सीलिंग का एरिया भी लेंथ इंटू ब्रेथ है। आमने सामने का और साइड आजू बाजू का जो एरिया है लेंथ इंटू हाइट, ब्रेथ इंटू हाइट है। इस प्रकार से दो दो दीवार हैं, अगर एक एक दीवार का निकालेंगे तो इस प्रकार से हम देखेंगे तो वह जोड़े में है, जोड़े में है, यानी कि दो एरिया कितना हो जाएगा, दो गुणे लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट, यह हो जाएगा इसका फार्मूला। लेकिन अगर इसका वॉल्यूम पूछेंगे, वॉल्यूम यानी कि आयतन पूछेंगे तो एल बी एच बता देंगे आप। ठीक है। अगर इसमें पूछेंगे विकर्ण, ऐसा बताइए कि जो सबसे बड़ा छड़ रखा जाए तो सबसे बड़े छड़ की लंबाई इसमें कितनी हो जाएगी, सबसे बड़े जो छड़ की लंबाई इसमें होगा वो कितना होगा, तो बता देंगे एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। यह चीज़ें आपको दिमाग में रख लेना है। अब हम आ जाते हैं गोले की तरफ, गोले के बाद चलेंगे शंकु की तरफ, फिर चलेंगे बेलन की तरफ। बहुत सारी चीज़ें हैं आपको पढ़ना है। अच्छा कुछ चीज़ें और हैं, जैसे ट्रेपोजियम है, हम बता देते हैं, 2D में भूल गया उसको, देखिए ध्यान से देखिएगा भाई। ट्रेपोजियम है और एक और है साथी जो कि हम लोग देखते हैं कि भाई समान आकृति वाला ना, यह चीज़ें हम बता रहे हैं। देखिए इसे बोलते हैं समचतुर्भुज। क्या बोलेंगे, समचतुर्भुज बोलेंगे। इसमें यह चारों भुजाएं तो बराबर होंगी, लग रहा है स्क्वायर है, लेकिन स्क्वायर नहीं होता है, क्योंकि इसके डायगोनल जो होते हैं वह आपस से बराबर नहीं होते हैं। स्क्वायर में डायगोनल बराबर होता है, ये चीज़ याद रखेंगे। ये हमारा स्क्वायर नहीं, ये समचतुर्भुज है। क्या है, समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज इसे बोलते हैं, समचतुर्भुज। अब इसका एरिया मतलब डायगोनल इसका D1 है, ये वाला D2 है, तो याद रखेंगे। ये वाला अगर साइड सब ए है, तो अगर आपसे पूछा जाए इसमें इसका एरिया बताइए, तो आप कर देंगे डायगोनल D1 इंटू D2 बटे 2, यह तो एरिया हो जाता है। अगर पूछा जाए इसका, इसमें भुजा में और डायगोनल में संबंध एक होता है, ए का स्क्वायर बराबर D1 प्लस D2, D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर, और यहाँ पे 2a का स्क्वायर होता है। इस प्रकार से होता है, यानी कि 4a का स्क्वायर बराबर D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर, यह होता है, एक रिलेशन होता है। अगर आपको मान लीजिए D1 D2 दिया है, a पूछ लेगा, या फिर a D1 दिया है D2 पूछ लेगा, तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। यह फार्मूला नोट कर लेंगे आप। ठीक है।
अब इसी प्रकार से ट्रेपोजियम है 2D में, याद रखेंगे ट्रेपोजियम मतलब समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, जो समांतर चतुर्भुज होता है इसमें आमने सामने की एक भुजा पैरेलल होती है, बराबर नहीं होती, पैरेलल होती है, इस बात को याद रखेंगे। यह समांतर चतुर्भुज है, यहाँ पे एक हाइट होता है। अगर यह साइड पूरा का पूरा ए है और ये पूरा का पूरा साइड बी है, तो आप बता देंगे इस समांतर चतुर्भुज का जो एरिया होगा आमने सामने की भुजा का एडिशन a+b/2 इंटू में h हाइट होता है। इस बात को नोट कर लेंगे, यहाँ से प्रश्न बनते हैं बहुत ज़्यादा, आप इसको नोट कर लेंगे। अब हम आते हैं किसकी तरफ भाई, अपने गोले की तरफ। गोला और शंकु और सिलेंडर, यह चीज़ देख लेते हैं। चलिए फटाफट देखिए, गोले की बात करेंगे तो गोला भैया चाहे जैसे बना लो, गोला बन रहा है, गोला बन गया, ये गोला हो गया। अगर बात करें सिलेंडर का तो सिलेंडर भी हम बना देते हैं ऐसे, ये सिलेंडर है, समकोण सिलेंडर भाई, सम सिलेंडर हो गया। अगर बात करें शंकु का तो ये शंकु हो गया, ये शंकु हो गया भाई, ये शंकु हो गया, ठीक है ना। चलिए देखिए, अगर ये गोला है तो गोले का अगर पूछा जाए एरिया कितना होता है तो आपको पता होना चाहिए। गोला है तो गोले में 4 अर्धगोले होते हैं, एक ऊपर से, एक नीचे से, एक दाएं से, एक बाएं से, इस प्रकार आजू बाजू ऊपर नीचे, इस प्रकार से 4 होते हैं। तो इस मतलब इसका मतलब इसका एरिया हो जाएगा 4πr², ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अगर यही चीज़ हम बोल रहे भैया कि इस गोले का वॉल्यूम बताइए, यानी कि आयतन बताइए, तो आप कहेंगे 4/3 πr³ होता है, क्योंकि इसकी ऊंचाई भी r होती है, इसमें से πr² इंटू r लिखने से अच्छा है कि πr³ लिख देंगे, यह होता है। ये दोनों फार्मूला आप याद रखेंगे, यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है दोनों, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात कर लेते हैं अर्धगोले का, इसी तरह से ये गोला हो गया। अगर अर्धगोले की बात कर लेते हैं, चलिए यहीं पे बना देते हैं, ये अर्धगोला है आपका। इस अर्धगोले की बात करें तो अर्धगोले में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भी एक सर्कल बना हुआ है, एक यहाँ भी सर्कल बना है और यह पूरा सर्कल है। इस सर्कल में एक आगे पीछे से 2 गोले हैं, तो अगर पूछा जाए इसका एरिया क्या होगा तो एरिया बता देंगे सर कि एक यह वाला आगे का, एक पीछे का गोला और एक ऊपर का, यानी 3πr² हो जाएगा, 3πr² गोला हो जाएगा। अगर पूछा जाए इसका वॉल्यूम क्या होगा तो वॉल्यूम आप कौन बताएगा, बता दो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका, यह हो गया ना 3πr²। इसमें एक चीज़ और निकाला जा सकता है, अगर देखा जाए तो इसमें क्या निकाला जा सकता है बता दो। हाँ, इसका वॉल्यूम बता दो। अच्छा, वॉल्यूम तो सिंपल है, वॉल्यूम में कुछ नहीं करना है। आयतन में आपको जो इसका वॉल्यूम है पूरे गोले का 4/3 का आधा कर देंगे, यानी कि 2/4, 2/3 हो जाएगा। जब 4/3 का आधा करेंगे तो 2/3 होगा, तो 2/3 πr³ हो जाएगा। ये तो सिंपल है, ये तो बता देंगे आप। ये चीज़ें याद रखिए, सिंपल इतना ही याद रखिए, आगे चीज़ें जो हैं हम सीटेट और यूपीटेट वाले में कवर कर देंगे उसको। चलिए, जो आज का काम का है उसको देख लिए हम लोग। चलिए अब बात कर लेते हैं सिलेंडर का। जो सिलेंडर आप देख पा रहे हैं बोर्ड पर बना, यह हमारा समकोण सिलेंडर है। समकोण सिलेंडर में दोनों जो सर्कल होती है आपस में बराबर होता है। यहाँ बराबर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नहीं है बराबर, बराबर ही समझिएगा। इसमें दोनों r बराबर होते हैं, r होता है और हाइट h होता है, इस बात को याद रखेंगे। अब इस सर्कल का अगर एक एरिया देखेंगे, इस सर्कल का πr² होता है, इस सर्कल का एरिया देखेंगे πr² होता है। अगर आपसे बोला जाए ट्रेपोजियम क्या होता है, सॉरी प्रिज्म क्या होता है, तो प्रिज्म का मतलब कोई भी 2D आकृति है उसे हाइट दे दीजिए, हाइट, यह होता है प्रिज्म, ठीक है ना। प्रिज्म और पिरामिड में अंतर है। पिरामिड का मतलब कि सारे भुजाओं को एक जगह जोड़ दीजिए, जैसे कि यह हमने बना दिया एक आयत, इस प्रकार से बना दिया ना, ऐसे मान लीजिए एक बना दिया हमने ऐसे, तो इसका यह वाला, इसका यह वाला, इसका यह वाला, इसका यह वाला, ऐसे जोड़ दो एक जगह ले जाके, यह होता है पिरामिड, पिरामिड होता है। लेकिन पिरामिड और प्रिज्म में यही अंतर है, प्रिज्म को सिर्फ हाइट दे दिया जाता है, पिरामिड का मतलब होता है कि किसी एक बिंदु पर सबको जोड़ दो ले जाके, चार जितने भुजा हैं, है ना, इस तरह से। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये πr², ये भी πr² और ये हाइट हो गया, है ना। तो इसका एरिया क्या होगा भाई, सिंपल सा याद रखेंगे एरिया, क्योंकि हमको निकालने का समय नहीं है इस बार सिर्फ आप याद रखेंगे क्या हो जाएगा भाई एरिया। पहले इसका हम लोग वॉल्यूम बता देते हैं। वॉल्यूम का मतलब होता है जो एरिया है नीचे का, सरफेस का एरिया इंटू हाइट, यही वॉल्यूम होता है किसी भी प्रिज्म का। एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है किसी भी प्रिज्म का, नीचे सरफेस का एरिया इंटू हाइट, यानी कि नीचे सरफेस का एरिया कितना है πr² है और हाइट क्या है इसका h है, यही वॉल्यूम होता है, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है भाई। अभी हम उसका आप अपने आप बता दोगे वॉल्यूम, इन दोनों में रिलेशन पूछता है, इसलिए साथ लेके चल रहे हैं। अगर इसका बात करेंगे फेरीफेरल, मतलब कि इसका बात करेंगे कर्व सरफेस एरिया, मतलब कि इसका वक्राकार एरिया कितना होगा, वक्र पृष्ठ का एरिया, वक्र पृष्ठ यानी कि कर्व सरफेस एरिया कितना होगा। कर्व सरफेस एरिया का मतलब कि चारों तरफ का आप देख पा रहे हैं, चारों तरफ मतलब 2πr, एक गोला नीचे एक ऊपर, तो 2πr होगा, सर्कल पूरा भैया 2πr लेते हैं ना, 2πr इंटू हाइट भी है तो 2πrh हो जाएगा। अगर बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया कितना होगा सिलेंडर का, टोटल सरफेस एरिया यानी कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का
संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आप बता देंगे भैया, यह तो रहेगा ही रहेगा, 2πr/h तो रहेगा ही रहेगा कर्व सरफेस एरिया, और प्लस यह दोनों जो सर्कल आप छोड़ के रखे हुए हैं ना उसको भी ऐड कर लेंगे, यानी कि πr² प्लस πr² प्लस में 2πr²। बता दो, सही है। अब देखना है कॉमन क्या हो रहा है। कॉमन कर लीजिए, 2πr यहाँ से 2πr यहाँ से कॉमन कर लेंगे, 2πr तो बचेगा h प्लस r, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब ये सर्कल है साथ, ये हमारा शंकु है। इस शंकु का अगर बात करें वॉल्यूम कितना होगा तो आप खुद बताएंगे भैया। देखो इसको आप नोट कर लीजिए एक बार, फिर इसको हम इरेज करते हैं। यहाँ देखिए, अगर आप ऐसे इसको मिला देंगे, एक इसको ऐसे मिला देंगे, तो एक शंकु आपको यहाँ पे दिखेगा, एक शंकु आपको यहाँ पे दिखेगा, एक शंकु आपको इधर दिखेगा, 3 शंकु दिखेंगे। इस वजह से इसका वॉल्यूम हमेशा और हमेशा इसके वॉल्यूम का 1/3 होगा उसका, मतलब तीसरा भाग है ना हुआ। इस वजह से इसका वॉल्यूम कितना है, v बराबर πr² है, तो इसमें 3 का भाग दे दीजिए, यानी कि 1/3 πr² हो जाएगा। यह किसका वॉल्यूम है बता देंगे, हमारे शंकु का। शंकु में यह रेडियस r होता है, यह हाइट होती है h, और यह सैलेंट हाइट होता है। सैलेंट हाइट जिसे हम बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। अगर कभी मान लीजिए आपको तिर्यक ऊंचाई नहीं दिया है, आपको h दिया है और r दिया है, तो l h r में एक संबंध होता है पाइथागोरस थ्योरम का। तो l² बराबर आप कर सकते हैं h² प्लस r², यानी कि l बराबर हो जाएगा h² प्लस r²। यह इसका राइट आंसर होगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा। दूसरी तरफ अगर बात करेंगे इस पूरे शंकु का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, यानी कि CS से ना भाई, यानी कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लिख लेंगे, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। साथ ही इसमें देख रहे हैं यह L है, यह हमारा L है, चारों तरफ L है, और यह 2πr है, तो 2πr × L यह हो जाएगा इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है भाई, ये चीज़ आप याद रखेंगे, 2πr और L ये हो गया। अगर बात करेंगे यही इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बता दीजिए, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बता दीजिए, तो ये 2πrl रहेगा ही रहेगा। अब इसके बाद इसमें एक चीज़ और ऐड हो जाएगा, यह πr² ऐड हो जाएगा, πr² ऐड हो जाएगा, बस हो गया। अब इसमें 2πr है तो πr कॉमन कर लीजिए आप, πr कॉमन कर लेंगे। πr जैसे कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, 2l × r बचेगा। एक मिनट, यह केवल πrl होगा, केवल πrl होगा ना, हाँ ये πrl होगा भाई। इसमें से πr कॉमन कर लीजिए, πr जैसे ही कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा आप यहाँ पे l + r बचेगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह रहा शंकु से रिलेटेड, यह रहा सिलेंडर से रिलेटेड, और कोई डायग्राम तो नहीं बचा है, सारी चीज़ें हो गई। हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ, चलिए फटाफट क्वेश्चन कर लेते हैं। एक बार आप लोग इसको छाप लीजिए फटाफट। चलिए क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब क्वेश्चन हम देंगे, आप लोग क्वेश्चन करिएगा, इसके बाद हो सकता है 2 चैप्टर अभी हम फिनिश करें। आपको देखना भाई, देखिए LCM SCF के लिए एक हम सेपरेट वीडियो लगाएंगे, क्योंकि इसमें प्रशिक्षकों को दिक्कत है, इस वजह से उसको जरूर हम लाएंगे एक सेपरेट वीडियो उसमें, जिससे कि हमारे प्रशिक्षकों को कभी दिक्कत ना। भाई कल भाग वाले में दिक्कत था, तो भाग वाला अच्छे से समझाया हमने, अगर कोई और डाउट है तो बताइएगा, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बन जाएगा, लेकिन आपका बैक नहीं आना चाहिए, इतना याद रखना। साथी मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत का फल चाहिए। देखिए सिंपल प्रश्न तो सभी बच्चे कर लेंगे, एक सिंपल कर ही लेते हैं। जैसे दिया गया है, नीचे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया गया है, आयतन बताइए। नीचे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया गया है, लंबाई जो दिया गया है आपको 10 दिया गया है, चौड़ाई जो दिया गया है आपको, चौड़ाई जो दिया गया है 8 दिया गया है सेंटीमीटर में, और ऊंचाई जो दिया गया है, ऊंचाई जो दिया गया है आपको कितना दिया गया है, ऊंचाई दिया गया 5 सेंटीमीटर। मात्रक का ध्यान रखेंगे, पेपर में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, आसान क्वेश्चन को हम गलत करके आते हैं, तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले हम मात्रक भी देख लेंगे। भैया हो सकता है 2 सेंटीमीटर में 1 मीटर में हो, और आप मीटर में भिड़ा दीजिए उसको, तो गलत हो ही जाएगा ना क्वेश्चन का आंसर। अब इसका वॉल्यूम बताएंगे आप लोग, वॉल्यूम बताइए फटाफट। तो क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी कि 10 × 8 × 5, 5 × 40, 4 × 4 400 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, 5 × 40 और 40 का गुणा 10 में कर देंगे। दूसरा क्वेश्चन इसी प्रकार से है, आपके लिए होमवर्क हो जाएगा, होमवर्क हो जाएगा, सभी बच्चे करेंगे। इसका आसान है तो इसका मतलब ये नहीं छोड़ देंगे ना भाई, छोड़ना मत, पटक पटक के मारना है सारे क्वेश्चन को, इतना मार देना है कि ससुरत कभी DLED का मुंह न देखने का रहे भाई, देखना नहीं है उसको, दिखाना है। ठीक है भाई, ऐसे ऊंचाई का बता देंगे। इसमें कितना आंसर दिया है, 0.007, देखिए आ गया, पनौती आ गया, इसको आपको करना है भाई। देखिए मीटर में है तो सेंटीमीटर है, पनौती आ गया है, ठीक है ना। इसमें वॉल्यूम बताएंगे या पनौती है, इसको अच्छे से करिएगा, सभी बच्चे जो गलत नहीं करेगा कोई भाई, ठीक है। अब देखिए आपको दिया गया है घन दिया गया है, घन का भुजा दिया है, पहला दिया है घन का भुजा 0.15 मीटर दिया है। दूसरा प्रश्न है घन का भुजा दिया है, दूसरे प्रश्न में
1.2 मीटर दिया है। दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन दिया है आपको, तीसरा क्वेश्चन दिया है, भुजा दिया है 0.02, क्या दिया है, डेकामीटर में दिया है। ये डेसीमीटर में है, ये डेसीमीटर में है, डेसीमीटर में, डेसीमीटर में, ये डेकामीटर में है, डेकामीटर में भाई, है ना। तो अब आपको पहले क्वेश्चन का आंसर बताइए, घन है, ये सब के सब घन है, वॉल्यूम बताना है, इसका भी घन बताइए, इसका भी, इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कितना आएगा, इसका वॉल्यूम कितना आएगा, इसका वॉल्यूम कितना आएगा, बता दीजिए। ठीक है, पहले वाले का वॉल्यूम की अगर बात करिए मीटर में है, तो आपको पता है जब भी घन होता है, घन में तीनों भुजाएं, मतलब ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई सब बराबर होते हैं, तो भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा, 3 बार भुजा कर देते हैं, तो कर दीजिए 0.15 इंटू 0.15 इंटू 0.15। तो अगर आपको 15 का क्यूब याद होगा तो ठीक है, नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा, 15,625, 15,625, 15,625 आता है। अब देखना है पॉइंट कितने स्थान पर है, 1 2 3 4 5 6 स्थान पे, 1 2 3 4 5, एक जीरो बढ़ाकर यहाँ लगा दीजिए पॉइंट, यानी कि 0.015625 मीटर क्यूब यह हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है भाई, 15 का क्यूब, एक मिनट 15 क्यूब भैया ये नहीं होगा, रुक जाओ, वो तो 25 का क्यूब होता है ना, 15 का क्यूब होता है, तो 15 का क्यूब कितना होता है, 3375 ना, यही होता है ना, 3375 होता है। एक बार देखिएगा, 225 हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो फिर 15 का गुणा कर लेंगे, कितना होगा, 5 15 5 बजे 25 को 5 हाथ में 2, 5 में 10, 2 बार को 2 हाथ में 1, 5 एकम 5 1 6 हो गया, 1 बचे 5 हो गया, 1 दूनी 2 हो गया, 1 दूनी 2 हो गया, यानी कि 5 हो गया, 5 2 7 हो गया, 6 2 12 1, 6 2 12, 6 2 8, नहीं गलत हो रहा है, 5 बजे 25 को 5 हाथ में 2, 5 दूनी 10, 2 बार को 2 हाथ में 1, 5 10 10 10 11, यह चीज़ होगा ना, 5 बजे 25 को 5 हाथ में 2, 5 दूनी 10, 2 5 बजे 25 को 5 हाथ में 2, 5 दूनी 10, 2 बार को 2 हाथ में 1, 5 10 10 11, 1 बचे 5, यहाँ सही है, 5 हो गया, 5 2 7 हो गया, 2 1 3 हो गया, 3 हो गया, यानी 3375 सही बोला था हमने, यानी 15 का जो क्यूब होगा वो कितना होगा, 3375 होगा, 3375 होगा। अब आपको देखना है 1 2 3, यानी कि 6 अंक पे लगा हुआ है दशमलव, तो यहाँ पे 4 ही अंक है, तो 2 जीरो आप यहाँ पे बढ़ा देंगे, अब यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, 0.00373375, ये होता है 15 का क्यूब। वो जो था 15,625 का क्यूब था साथी ना। चलिए, इस प्रकार से आपको, अब इसमें चेंज करने को नहीं बोला है, आप डेसीमीटर में ही निकालिएगा, आप डेकामीटर क्यूब में ही निकालिएगा, इसका आंसर आप सभी लोग बताएंगे। अगर पूछना अगर मीटर में बदलना है तो हम आपको फार्मूला बता रखे हैं भाई, किलो हेक्टो डेका, किलो हेक्टो डेका, डेका डेसी किलो हेक्टो डेका, मीटर यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे लीटर आ जाएगा, यहाँ पे ग्राम आ जाएगा, कुछ भी आ सकता है, किलो हेक्टो डेका लीटर या फिर ग्राम या फिर मीटर, किलो हेक्टो डेका मीटर, डेसी डेसी सेंटी मिली, ये होता है ना। तो यहाँ पे 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है, तो 1000 मीटर होता है, 1 हेक्टोमीटर बराबर 100 मीटर होता है, 1 डेकामीटर बराबर 10 मीटर होता है, 10 मीटर होता है, 1 मीटर और किलोग्राम ग्राम है तो उसमें 1 ही हो जाएगा, 1 डेसीमीटर बराबर 10 के पावर -1 होता है मीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 के पावर -2 मीटर होता है, 1 मिलीमीटर बराबर 10 के पावर -3 मीटर होता है। ये सारी बातें हमने बता रखे हैं, बहुत सिंपल है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नॉर्मल प्रश्न सभी लोग कर लेंगे, अब हम थोड़े लेंदी प्रश्न पे आ जाते हैं ना, जो कि आपके एग्जाम में आएगा। चलिए, लेंदी प्रश्न में सबसे पहला लिखेंगे, एक घनाभकार, देखिए यह प्रश्न हमने कराया है भाई प्रीवियस ईयर पेपर में, देखिए यह प्रश्न है आपके बुक का है, एक घनाभकार लकड़ी के टुकड़े का आयतन, एक घनाभकार लकड़ी के टुकड़े का आयतन, एक घनाभकार लकड़ी के टुकड़े का आयतन 336 घन सेंटीमीटर है, 336 घन सेंटीमीटर है। यदि टुकड़ा 8 सेंटीमीटर लंबा, 6 सेंटीमीटर चौड़ा हो तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करिए। यदि टुकड़ा 8 सेंटीमीटर लंबा और 6 सेंटीमीटर चौड़ा हो तो ऊंचाई ज्ञात करिए। लंबा हो गया, चौड़ा हो गया, ऊंचाई ज्ञात करिए, ऊंचाई बताना है इसमें, इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन हमने कराया है भाई प्रीवियस ईयर पेपर में, जो बच्चे छोड़े हैं वो उनसे रिक्वेस्ट है भाई वो देख लेंगे। एक गत्ते का डब्बा, यह प्रश्न करिएगा, एक गत्ते का डब्बा, अच्छे प्रश्न करेंगे, छोटा आप छोड़ देते हैं ना, थोड़ा अच्छे प्रश्न करते हैं, जो बड़ा वाला है। एक गत्ते का डब्बा
एक गत्ते का डब्बा 75 सेंटीमीटर लंबा है, 75 सेंटीमीटर। जो बच्चे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है भाई आप प्ले लिस्ट में आ जाइए, पहला क्लास नहीं है, कम से कम 30वां या 35वां क्लास है, सारा देख डालिए। एक गत्ते का डब्बा 75 सेंटीमीटर लंबा, 75 सेंटीमीटर लंबा, 30 सेंटीमीटर चौड़ा, 30 सेंटीमीटर चौड़ा, 30 सेंटीमीटर चौड़ा एवं 15 सेंटीमीटर ऊंचा है, एवं 15 सेंटीमीटर ऊंचा है, 15 सेंटीमीटर ऊंचा है। इसमें 15 सेंटीमीटर लंबाई, 10 सेंटीमीटर चौड़ाई, इसमें 15 सेंटीमीटर लंबाई, 10 सेंटीमीटर चौड़ाई, 10 सेंटीमीटर चौड़ाई, 10 सेंटीमीटर चौड़ाई, 3 सेंटीमीटर ऊंचाई के घनाभकार कितने छोटे डब्बे रखे जा सकते हैं? 3 सेंटीमीटर ऊंचाई के घनाभकार कितने डब्बे रखे जा सकते हैं? कितने डब्बे रखे जा सकते हैं? डब्बे रखे जा सकते हैं भैया बता सकते हैं बहुत आराम से, दोनों का वॉल्यूम निकाल कर भाग कर देना है बस। देखिए पहला बोल रहा है एक घनाभकार लकड़ी के टुकड़े का आयतन दिया है, तो भैया किसी भी घनाभकार लकड़ी के टुकड़े, घनाभकार बनाना नहीं है आपको, घनाभ है तो जाहिर सी बात है सबका अलग अलग होगा, यानी कि आपको दिया है लंबाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई बराबर 336 घन सेंटीमीटर है, और यहाँ पे देख लीजिए सब सेंटीमीटर में, यानी कि हमारा आंसर भी सेंटीमीटर में ही आएगा। तो 8 गुणे 6 गुणे ऊंचाई नहीं पता तो ऊंचाई बराबर 336 कर लीजिए, बता दीजिए। देखिए 6 से काटेंगे तो 6 × 30 और 6 × 4 = 36 होगा, 8 × 7 = 56 में, यानी कि h की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। दूसरा प्रश्न देखेंगे, एक गत्ते का, दूसरा प्रश्न देखिएगा, एक गत्ते का डब्बा 75 सेंटीमीटर लंबा, 30 सेंटीमीटर चौड़ा एवं 15 सेंटीमीटर ऊंचा है। इसमें 15 सेंटीमीटर लंबा, 10 सेंटीमीटर चौड़ा और 3 सेंटीमीटर ऊंचा घनाभकार कितने डब्बे रखे जा सकते हैं? साफ साफ बात है कि भैया जो बड़ा वाला है वॉल्यूम 1 मान लीजिए, जो छोटा वाला है वॉल्यूम 2 मान लीजिए। जो बड़ा वाला है वॉल्यूम, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ गत्ता, यहाँ पे लिख लीजिए नंबर ऑफ डब्बे कितने होंगे, ये n आ गया, n का मतलब कितने डब्बे आएंगे ये चीज़। V1 बटे V2, V1 का मतलब बड़ा वाला का वॉल्यूम निकालिए 75 गुणे 30 गुणे 15, और जो छोटा वाला उससे भाग दे दीजिए। छोटा वाला क्या है भाई? 15 10 3, 15 10 3। एक चीज़ याद रखेंगे दोनों का, यानी कि इसमें सभी का मात्रक सेम होना चाहिए, इसमें भी सभी का मात्रक समान होना चाहिए। इस बात को केयर करके करेंगे। 0 0 से गया, 3 3 से चला गया, 15 15 से चला गया, यानी कि 75 डब्बे बनेंगे इसमें। 75 डब्बे किस नाप के रखे जा सकते हैं? 15 10 3 के नाप में रखे जा सकते हैं। 15 गुणे 10 गुणे 3 ये नाप होता है, कहते हैं ना भाई 2/2, 3/3। 3/3 का मतलब वो चीज़ नहीं है 3BHK। 3BHK का मतलब 3B, एक चीज़ हम आपको समझा देते हैं, आपने सुना होगा 3BHK होता है, मतलब कि बाथरूम, हॉल और किचन, ये चीज़ होता है 3BHK। मतलब कि 3BHK का मतलब हो गया कि भैया 2BHK मतलब हुआ 2BHK मतलब 2 रूम की बात करता है, एक हॉल की एक किचन की बात करता है। इसमें 3 रूम की बात करता है, एक हॉल एक किचन की बात करता है, ये चीज़ होता है। एक प्रश्न पे और चलते हैं, अच्छे प्रश्न पे। एक बड़े गत्ते का डब्बा 81 सेंटीमीटर लंबा, 30 सेंटीमीटर चौड़ा एवं 20 सेंटीमीटर ऊंचा है। यह प्रश्न आपके लिए छोड़ते हैं हम, ठीक है ना, यह प्रश्न हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, इसको आप करके दिखाएंगे। सेम ऐसे ही प्रश्न है जो हमने कराया अभी। एक बड़े गत्ते का डब्बा, एक बड़े गत्ते का डब्बा 81 सेंटीमीटर लंबा, 81 सेंटीमीटर इसका लेंथ है, और 30 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है, 30 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है, चौड़ाई यानी ब्रेथ है, और 20 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है, 20 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है, याद रखेंगे ये चीज़ दिया है। इसमें 15 सेंटीमीटर लंबा, 6 सेंटीमीटर चौड़ा, 5 सेंटीमीटर ऊंचा, यानी कि 15 सेंटीमीटर लंबा, 6 सेंटीमीटर चौड़ा, 6 सेंटीमीटर चौड़ा, और यहाँ पे छोटा कर लीजिए, 6 सेंटीमीटर चौड़ा और 5 सेंटीमीटर ऊंचा। 5 सेंटीमीटर क्या बोला है? ऊंचा, यानी कि स्मॉल h। इस सबको स्मॉल कर लीजिए, क्योंकि छोटा वाला है तो इसे स्मॉल कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। यह चीज़ बोला गया है। 6 सेंटीमीटर चौड़ा, 5 सेंटीमीटर ऊंचा। घनाभकार आकृति के कितने अधिक से अधिक छोटे डब्बे बनाए जा सकते हैं? घनाभकार आकृति के कितने छोटे डब्बे बनाए जा सकते हैं? छोटे डब्बे
बनाए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। फटाफट आप बक दीजिए इसको। 10वां नंबर का ये आपका होमवर्क है भाई, ये होमवर्क है। एक पानी की टंकी में 420 लीटर पानी है। एक चीज़ याद रखेंगे, 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 10,000 लीटर पानी, 10,000 लीटर पानी। ठीक है भाई, 10,000 लीटर पानी, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, अगला चलिए। एक बड़े गत्ते का डब्बा हो गया ना। एक पानी की टंकी में एक पानी की टंकी में 420 लीटर पानी है। 420 लीटर पानी है। 420 लीटर पानी है। 420 लीटर पानी है। एक घनाभकार डब्बे के द्वारा उस जिसकी लंबाई एक घनाभकार डब्बे के द्वारा जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर, जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, तथा ऊंचाई कितना 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर है। टंकी में कितनी बार में पानी निकाला जा सकता है? टंकी से कितनी बार में पानी निकाला जा सकता है? भाई बहुत आसान प्रश्न है, ऐसे प्रश्न बहुत आसान होते हैं। देखिए आपको पहले क्या दिया था, इसको इसमें को रिलेट करिए, दोनों आपस में को रिलेट करिए। देखिए उसमें बड़ा वाला डब्बा दिया था, आपको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, छोटा वाला डब्बा बनाना था। इसमें आपको टंकी का पानी दे दिया है, इस टंकी के पानी से एक डब्बा है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दिया है, बोला उससे उस टंकी के पानी को कितनी बार में खाली किया जा सकता है। तो साफ बात है भैया, 1 मीटर क्यूब बराबर इतना होता है। जब 1 लीटर यानी कि 1 मीटर क्यूब बराबर इतना लीटर पानी होता है, उसमें 420 लीटर पानी है। 420 लीटर पानी है ना भाई, देख पा रहे हैं आप उसको? 420 लीटर पानी है। उस 420 लीटर पानी को हमको इससे ख़त्म करने हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखिए मीटर क्यूब है, साथ ही इसे सेंटीमीटर क्यूब में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना आ जाएगा? आप कहेंगे सर 10 के ऊपर 3 किलो हेक्टोडेका मीटर डेसी सेंटी, यानी कि 100 के ऊपर 3 जीरो, 100 के ऊपर कितना होगा? 3 जीरो होगा। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर इतना है, और 1 सेंटीमीटर क्यूब हमको पता है भैया 10,000 होता है, 10,000 यह होता है। लेकिन 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर बात करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100 के पावर 3, यानी कि यहाँ 1 2 3 4 पहले से था, 4 3 7, 4 3 7 2 9, ये तो होगा 3 और 10 के पावर 2, 3 दूना 6 और 4 कितना होगा? देखिए 3 दूना 6 होगा, यहाँ से पावर 10 के पावर 6 होगा, और यहाँ 10 के पावर 4, यानी कि 10 के पावर 10 लीटर आ जाएगा यह चीज़। अब हमको बोल रहा है भैया 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर इतना है, तो आपको पता है पहले छोटे डब्बे का वॉल्यूम निकाल लीजिए। छोटे डब्बे का वॉल्यूम कितना होगा? सेंटीमीटर में दिया है, इस वजह से हमको इस प्रकार लाना पड़ा। तो 15 गुणे 14 गुणे 20, तो कर लीजिए 20 14 15 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? कर लीजिए 15 दूना 30, 300 और गुणे 14 14 14 14 28 14 42, 420 आ गया। आप देख सकते हैं भाई 420 आ गया यहाँ पे, है ना। अब आपको पता है भैया यह हमारा सेंटीमीटर क्यूब में आया है, ये हमारा सेंटीमीटर क्यूब में आया है। अब हमको पता है 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर इतना है, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना होगा? इतना भागे इतना होगा कि नहीं होगा? बताओ, आप खुद बताओ, इतना भागे इतना होगा कि नहीं होगा? आप खुद सोचो भाई। यह सेंटीमीटर क्यूब है, अगर इसको लीटर में बदला जाए, हाँ ठीक है, चलिए देखिए 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 10 के पावर 10 लीटर, यह आएगा 10 के पावर 10 लीटर आएगा कि नहीं आएगा? आप खुद सोचो, आएगा ना भाई? ज़्यादा होगा, मीटर क्यूब है तो ज़्यादा, सेंटीमीटर क्यूब है तो ज़्यादा, और ज़्यादा आएगा पानी, इस तरह से और पानी दिखाएगा ज़्यादा ना। चलिए नहीं तो फिर सेंटीमीटर क्यूब में कर लिया जाए इस तरह से, देखिए। और सेंटीमीटर क्यूब बराबर इतना हो गया, और यहाँ पर एक टंकी में कितने लीटर पानी? 420 लीटर पानी है। 420 लीटर पानी है, तो हम क्या करेंगे? 420 लीटर पानी को यहाँ पे इतने लीटर, 1 मिनट रुक जाओ भाई,
इसको ऐसे ही रहने दीजिए, है ना। देखिए 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर हमको पता है भाई कितना होता है। 1 मीटर क्यूब बराबर पहले देख लीजिए, 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है कि 10,000 लीटर। 1 मिनट, 10,000 लीटर होता है ना, 10,000 लीटर होता है। अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब की बात करेंगे, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर, या फिर 1 लीटर बराबर पूछ लेंगे, 1 लीटर बराबर कितना हो जाएगा, 1 लीटर बराबर कितना होगा, तो कहेंगे 1 मीटर क्यूब बटे के 10,000, यही तो कहेंगे आप। 1 लीटर बराबर आपने इतना कहा, लेकिन ये मीटर क्यूब में साथी, इसको सेंटीमीटर बदलने के लिए आपको 100 से भाग लगाना पड़ेगा, तभी तो मीटर क्यूब में बदलेगा भाई। 100 से भाग लगाना पड़ेगा, यानी कि 1/4 जीरो नीचे हैं, 10 के ऊपर 2 3 6, यानी कि 10, 10 के पावर 10 ये आ जाएगा, 10 के पावर 10 ये सेंटीमीटर क्यूब में आ गया, ठीक है ना। अब हमको पता है 1 लीटर बराबर इतना है, तो 420 लीटर बराबर कितना होगा, 420 लीटर बराबर कहेंगे 420 बटे के 10 के पावर 10, ये तो होगा। इतना लीटर पानी टंकी में भरा है, कितने मीटर क्यूब में, या सेंटीमीटर क्यूब में आ गया, और हमारा आंसर भी सेंटीमीटर क्यूब में है। तो आपको भाग लगाना है पूरे में, आपको पता है इससे आप निकाल रहे हो, तो यानी कि 420 बटे के 10 के पावर 10 बटे के और 420 से भाग लगा दीजिए। ये उल्टा क्यों आ रहा है यार, उल्टा क्यों आ रहा है। एक पानी की टंकी में 420 लीटर पानी है। अच्छा प्रश्न है। एक घनाकार डब्बे के द्वारा जिसकी लंबाई इतना, चौड़ाई इतना, ऊंचाई इतना है, टंकी कितनी बार में खाली हो कर सकता है। तो 420 लीटर को हमने सेंटीमीटर क्यूब में बदल दिया। 420 लीटर, 1 लीटर बराबर इतना होता है, इतना 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, तो 10,000 लीटर। तो यहाँ पर यह चीज़ हमको देखने को मिल रहा है 10,000, 10 के पावर 10 आ गया, एक 420 लीटर बराबर 420 गुणे 10 के पावर 10 आ गया, नीचे 10 के पावर 10 है। और इस चीज़ को हम यहाँ पे देख पा रहे हैं भाई, सही तो है, इसमें कहाँ गलत हो रहा है, इसको इससे काट दिया तो एक मतलब n बराबर आएगा 1/10 के पावर 10, यानी कि 10 के पावर -10 आंसर। अच्छा, इसको हम आंसर को छोड़िए थोड़ा सा, इसको हम लगाकर हम टेलीग्राम पे डाल देंगे। जो बच्चे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, अन्यथा कंडीशन में व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर देंगे। इसमें 420 लीटर है या सेंटीमीटर क्यूब है ना, भाग ही देना है। यहाँ पे 10 के पावर -10 आ रहा है, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं लोग, ऐसे ही लगेगा, प्रोसेस यही है। चलिए इसको बताते हैं, एक बार आप ट्राई करिएगा इस प्रश्न को। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अच्छे अच्छे प्रश्न हैं साथी इस पूरे टॉपिक में, बेहतरीन प्रश्न है, प्रश्नों की श्रृंखला काफ़ी अच्छी है। इसमें और प्रश्न है, जैसे कि आपको दिया है एक घन की प्रत्येक कोर जो है, एक घन की प्रत्येक कोर 5 मीटर है, तो घन का आयतन बताइए। एक घन का प्रत्येक कोर 5 सेंटीमीटर है, 5 मीटर है, तो घन का आयतन बता दीजिए भाई। तो 5 × 25 = 125 नहीं हो जाएगा, पता ना, 25 हो जाएगा, 125 ना घन सेंटीमीटर। अब दिया है दूसरा प्रश्न, दिया है 8 मीटर लंबी, 3.5 मीटर ऊंची एवं 20 सेंटीमीटर मोटी दीवार है, तो उसका आयतन बता दीजिए भाई। बता लोगे कि नहीं बता लोगे, बस सबका गुणा कर देना भाई। 8 सबका मीटर में है, सब मीटर में है, सब मीटर में, सब मीटर में है, 1 सेंटीमीटर में है, यानी 8 मीटर दिया है, और क्या दिया है 3.5 मीटर दिया है, और क्या दिया है 20 सेंटीमीटर दिया। इतने माप का, यानी कि लंबाई है, चौड़ाई है, ये ऊंचाई है, इतने माप का दीवार है। तो ये 8 मीटर में है, ये हमारा 3.5 मीटर में है, ये 20 सेंटीमीटर में है, तो 100 से भाग लगा लीजिए, 0.2 मीटर हो जाएगा। अब सबका गुणा कर लीजिए, 8 गुणे 3.5 गुणे 0.2, तो 35 दूना 70, यानी कि 7 यहाँ पे मिलेगा। 8 गुणे 35 दूना 70 करेंगे तो कितना होगा, 0.70 होगा, ये तो होगा। अब बताओ 8 7 56 कर लेंगे, तो यानी कि 5.6 क्या मीटर क्यूब, यही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यह बेहतरीन प्रश्न एक और आ गया, अच्छा प्रश्न है। लकड़ी के एक घनाकार, देखिए यह भी प्रश्न ऐसा है जो हम होमवर्क में दिए थे, मतलब एक लकड़ी का बड़ा सा आयतन दे दिया है, उसमें छोटे छोटे आयतन बताइए कितना बनेगा, तो यह चीज़ें आप बता सकते हो, बहुत आसान है। अब और प्रश्नों की दुनिया में देख लेते हैं, कुछ और प्रश्न है जो अलग सा है कुछ, हाँ है ना, चलिए है भी 2-3 प्रश्न ऐसे हैं जो कि अलग अलग हैं, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है प्रश्नों की श्रृंखला साथी, आपको ऐसे प्रश्न करके जाना चाहिए। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दे दिया है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल बता दीजिए। पहले तो इस प्रश्न को करिए। एक कमरे की लंबाई कितना दिया है, कमरे की लंबाई 4 मीटर, और चौड़ाई कितना दिया है, भाई चौड़ाई दिया 3.5 मीटर, और ऊंचाई कितना दिया है, ऊंचाई दिया है 3 मीटर। इस कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल बताइए। इस कमरे की चारों
दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल बताइए। एक कमरे की लंबाई 4 मीटर, चौड़ाई 3.5 मीटर, ऊंचाई 3 मीटर। इस कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना होगा? साथी आपको पता होना चाहिए। चारों दीवार का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं। चार दीवार आप ऐसे बना देंगे, आमने सामने का, सिर्फ ऊपर का और नीचे का छोड़ दीजिएगा। अगला प्रश्न, एक कमरे की लंबाई 3.5 मीटर इतना दिया है, इस चारों दीवारों का क्षेत्रफल। यह प्रश्न हम एक बताएंगे, एक आपको लगाने हैं होमवर्क रूप में। एक कमरे की लंबाई, कि भाई शेरनी बैच है यह समझ रहे हो, यह हमारी शेरनी है। और इस शेरनी, सारे शेरनी जितने भी सेशन आए हैं शेरनी वाला कुरकुरे बैच के नाम से, फॉलो कर लीजिए, कभी बैक लग ही नहीं सकता। अच्छे नंबर लाओगे भाई, बैक का नामो निशान हट जाएगा। एक कमरे की लंबाई 3.5 मीटर, 3.5 मीटर, 3.5 मीटर चौड़ाई, 2.5 मीटर चौड़ाई। बस आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक बार दो बार बीच बीच में शेयर कर दिया करें, जिससे कि और भी प्रशिक्षु जो भटक रहे हैं वो जुड़ सकें। आपको भविष्य में यहाँ पे सीटेट चल रहा है, यूपी टेट के सारे क्लासेस खत्म हो चुके हैं, और बहुत जल्द रीट का आपके जैसे एग्जाम हो जाते हैं 11 तक, उसके बाद हम रीट का सारे क्लास लगा देंगे। रीट और सीटेट ही पैरेलल लेके चलेंगे। एक कमरे की लंबाई 3.5 मीटर, चौड़ाई 2.5 मीटर है, 2.5 mm। ऊंचाई जो है, ऊंचाई कितना है? 3 मीटर है, 3 मीटर है, ऊंचाई 3 मीटर है। इसकी चारों दीवारों पर, इसकी चारों दीवारों पर 3.5 प्रति वर्ग मीटर, 3.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से सफ़ेदी करवाने कितना रुपये लगेगा? सफ़ेदी करवाने का, सफ़ेदी का मतलब ये पुट्टा पुट्टी होता है, चूना लगवाना, करवाने का कितना रुपये लगेगा? चलिए देख लेते हैं, दोनों अलग अलग है। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दे दिया है। इस कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। मित्र आपको पता है किसी भी कमरे का चार दीवार का क्षेत्रफल का मतलब हो गया ऊपर और नीचे छोड़ देना है, ऊपर नीचे छोड़ देना मतलब सीलिंग और फर्श छोड़ देना है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब चारों दीवारों का देखेंगे तो हर दीवार में ऊंचाई तो है, ऊंचाई है, इधर भी ऊंचाई है, यानी कि लेंथ और ब्रेथ वाला जो सिस्टम था उसको हटा देना है। बस देखिए, लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट आता था, इंटू 2 लिखते थे, बस इसको हटा देना है हमको। लेंथ इंटू ब्रेथ नहीं लेना है, सब लेना है, मतलब यह जो बचा वही आंसर होगा हमारा। एच कॉमन कर लीजिए, बी प्लस एच कर लीजिए, बस रख दीजिए। देखिए क्या दिया है, हाइट कितना दिया है? 3, हाइट दिया है 3, यानी कि 2 गुणे 3। ब्रेथ कितना दिया है? 4 मीटर है, सब मीटर में है ना, ठीक है, 4 मीटर प्लस 3.5 मीटर, तो 3.5 और प्लस 4, 4 3 7, 7.5 इंटू 3 दूनी 6, यानी कि 4 6 25 को 0 हाथ में 3, 6 7 42, 3 45, 45.0 मीटर स्क्वायर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब देखिए ऐसे ही प्रश्न सेम ऐसे ही है, लेकिन इसमें पुट्टा पुट्टी कराना है, और एक मतलब कि दिया है 3.5 प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, पुट्टा करवा रहे हैं, मतलब पुट्टी करवा रहे हैं, चूना लगवा रहे हैं इस घर में, मकान में। तो पुट्टी भैया ना ही फर्श पे लगता है ना ही सीलिंग पे लगता है। अगर सीलिंग अच्छा खासा है तो मान लो कितने लोग लगवाते हैं, लेकिन इसमें नहीं लगवाना है सीलिंग पे। ये बोल रहा है साफ साफ कि भाई चारों दीवारों पर सिर्फ लगवाना है, चारों दीवारों पर। तो चारों दीवारों के लिए हम बात कर लेते हैं 1 2 3 4, 4 है तो वही चीज इसमें भी 2 लेंथ इंटू हाइट प्लस ब्रेथ इंटू हाइट कर लिए, ठीक है। तो पहले इसका एरिया निकाल लीजिए। 2 गुणे लेंथ की वैल्यू कितनी दिया है? 3.5। हाइट की वैल्यू कितना दिया है? हाइट की वैल्यू 3 दिया है मीटर में, 3 प्लस ब्रेथ 2.5 मीटर में है, मीटर में है कि नहीं है भाई? मीटर में ही है। 2.5 गुणे एच की वैल्यू 3, बस गुणा कर लीजिए पहले। तो 35 दूना 70 होता है। देखिए 3 5 15 को 5 हाथ में 1, 3 3 का 9, 1 10, 10.5 हो गया। 3 5 15 को 5 हाथ में 1, 3 3 का 9, 1 10 हो गया, प्लस 25 दिया 75, यानी कि 7.5 हो गया। इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 70 10 7 17 1 18, 18 गुणे 2 यानी कि 36 आ गया, ठीक है ना। 36 क्या? वर्ग मीटर, यानी कि मीटर का स्क्वायर। अब बोला 1 वर्ग मीटर के लिए 3.5 रुपये खर्च करना पड़ रहा है, तो 35 वर्ग मीटर पुट्टी करवानी है हमको पूरी एरिया में, तो सॉरी 36, तो 36 गुणे 3.5 कर लीजिए, गुणा कर लीजिए, आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। कर लीजिए गुणा, 3 6 18 को 8, 1 3 3 का 9, 1 10, 108 हो गया, और इस यहाँ पर 0.5 6 30 को 0, 1 मिनट कर लो भाई, अच्छे से गुणा कर लो, 35 का गुणा कर लो, 5 6 30 को 0 हाथ में 3, 5 3 15, 3 18 हो गया, गुणे 3 6 18 को 8 हाथ में 1, 3 3 का 9, 1 10, गुणा कर लीजिए, 0 हो गया, 8 8 16 को 6 हाथ में 1 हो गया, 1 1 2 हो गया, 1, यानी कि 1260, यानी कि दशमलव एक स्थान पे है, तो 126
126.0 यानी कि 126 रुपये लगेंगे टोटल, यह लगेगा। ठीक है ना, बताइए समझ में आ रहा है साथी। ऐसे प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में और बहुत बेस्ट बच्चे गलत करके आ जाते हैं, पता नहीं कहाँ से बच्चे गलत कर देते हैं। गलत नहीं करना है। ये एक यूनिट हमने आपका खत्म कर दिया, बहुत अच्छे से खत्म किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। देख लेते समय कितना है, फिर इसको हम ज्यामिति स्टार्ट कर देते हैं। चलिए, आज तो एक ही चैप्टर खत्म हो पाया, लेकिन बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने खत्म किया। इसको आप रिवाइज करना है और ऐसे ही प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में। ये लेंदी थे, बड़े प्रश्न थे, या आपके जो जितने प्रश्न हमने करवाए आज, ये आपके बड़े प्रश्नों में लघुत्तरी में आएंगे। अगर आपका डाउट है सर, मतलब एक क्लास और आएगा कल, एक क्लास के बाद आपका ये सेशन पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा महामैराथन का कल के बाद। इसके बाद अगर आप कहेंगे तो थर्ड सेमेस्टर का हम ऐसे क्वेश्चन लगा देंगे जो बिग वाले बड़े बड़े प्रश्न हैं, उसको लगा देंगे अगर आप कहेंगे तो। और सेकंड सेमेस्टर के मैथ के क्लास के लिए हम सोच रहे हैं, देखते हैं अगर कुरकुरे से इजाज़त मिल जाता है हमको तो हम एक क्लास और लगाएंगे जिसमें कि बड़े प्रश्नों की श्रृंखला उसमें रखेंगे। ठीक है, बड़े प्रश्न यानी कि बड़े वाले जो काफ़ी ज़्यादा मतलब लघुत्तरी वाले प्रश्न उसमें लिए जाते हैं। तो अगर कुरकुरे इजाज़त देती है तो उसको हम लगाते हैं जरूर। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को शेयर करिए और सुबह वाला जो सेशन आता है सीटेट का उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए, जिससे कि और भी बच्चे जुड़ सकें और अपनी पढ़ाई को सुनिश्चित कर सकें। साथ ही थर्ड सेमेस्टर में हमने SST, साइंस और मैथ पूरा बेहतरीन तरीके से पढ़ा रखा है। यह तो चल रहा है आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन का। ठीक है, तो इसको आप करते रहिए और सारे सेशन फॉलो करिए। जितने भी हम ऐसे सेशन बनाते हैं जो कि आपके लिए हित के लिए होता है, जैसे अपडेट, तो उसको जरूर फॉलो करिए जिससे कि हमारे और भी बच्चे जुड़ सकें। सीटेट के लिए और रीट के लिए, सीटेट के क्लास तो चल दिए हैं, मतलब CDP और मैथ के चला रखे हैं, सुबह आता है 7 बजे। और रीट के एग्जाम के लिए जो हम प्रिपरेशन करवाएंगे आपकी 11 तारीख के बाद, 11 तारीख को खत्म हो रहा है बच्चों का एग्जाम, और 11 तारीख के बाद हम फोकस कर लेंगे बिल्कुल रीट और सीटेट के लिए। ठीक है, और यूपी टेट का अगर आपको फोकस करके पढ़ाई करना है तो यूपी टेट के लिए भी हमने क्लास लगा रखे हैं। पूरे के पूरे क्लास खत्म है, केवल इंग्लिश और संस्कृत छोड़कर सारे क्लास खत्म है यूपी टेट के लिए। भाई मैथ पूरा 70 वीडियो हैं, हिंदी के लगभग 60-70 वीडियो उसके भी हैं, EVS के करीब 60 वीडियो हैं। इस तरह से देखेंगे तो हिंदी, EVS, मैथ, है ना, ये सारे के सारे लगभग जो आपके 3 पोर्शन होते हैं CDP, ये सारे के सारे हमने खत्म कर रखे हैं। तो आप उसे फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए ना, क्या ही दिक्कत है, सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल रहा है। नमस्कार, अगर आप इस प्लेटफॉर्म से प्यार करते हैं तो जरूर शेयर करिएगा, स्टेटस लगाइएगा, जिससे और भी बच्चे जुड़ सके। धन्यवाद।